नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू आस्था ग्रुप ऑफ एजुकेशंस। दोस्तों, पिछले वीडियो लेक्चर्स के दौरान हमने कारा को स्टडी किया था। वहाँ पर हमने कारा का क्लासिफिकेशन, उसके थैलस की या उसकी प्लांट बॉडी की संरचना, उसके थैलस में वृद्धि किस प्रकार होती है, साथ ही उसमें रिप्रोडक्शन को स्टडी किया था। जहाँ पर हमने पुंदानी की संरचना, पुंदानी का डेवलपमेंट किस प्रकार होता है, वैसे ही जो अंडदानी थी या न्यूक्लियस था उसकी संरचना और उसका डेवलपमेंट किस प्रकार होता है, और उन दोनों में बनने वाले गैमेट्स में निषेचन करवा के वापस न्यू थैलस का निर्माण किया था। आज हम एक अगला एल्गी का मेंबर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कोलियोकीट। कौन सा मेंबर है एल्गी का? कोलियोकीट, जो कि हमारा यूनिट सेकंड का 4th एल्गल मेंबर होगा। अगर कोलियोकीट के क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो इसका जो क्लासिफिकेशन में इसकी जो क्लास होती है वह होती है क्लोरोफाइसी। मतलब ये भी कैसा है? हरा शैवाल है, क्योंकि क्लोरोफाइसी क्लास के अंतर्गत आ रहा है। तो ये कौन सा शैवाल है? हरा शैवाल है। मतलब इसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और बीटा कैरोटीन जैसे पिगमेंट इसकी सेल्स में पाए जाएंगे, और ये ग्रीन कलर का होगा, इसी कारण इसे क्लोरोफाइसी क्लास में रखा गया है। इसके बाद इसके गण की बात करें तो गण है इसका कीटोफोरेलिज। तो कीटोफोरेलिज गण में इसे रखा गया है। इसके बाद इसके फैमिली की बात करें तो फैमिली है इसकी कोलियोकिटेसी। कौन सी फैमिली है? कोलियोकिटेसी। अगर इसके जीनस की बात करें तो जीनस है कोलियोकीट, और कोलियोकीट की कई स्पीसीज जैसे कोलियोकीट पल्विनेटा है, कोलियोकीट स्कूटेटा है, कोलियोकीट डाइवर्जेंस है, जैसी स्पीसीज अर्थ पर या पृथ्वी के ऊपर पाई जाती है। तो इसके क्लासिफिकेशन में क्लास है इसकी क्लोरोफाइसी, ऑर्डर है इसका कीटोफोरेल्स, फैमिली है इसकी कोलियोकिटेसी और जीनस है इसका कोलियोकीट। अब जो कोलियोकीट है यह क्लोरोफाइसी का मेंबर है तथा कैसा शैवाल है? यह बहुकोशिकीय हरे रंग का शैवाल है। कौन सा शैवाल है? बहुकोशिकीय हरे रंग का शैवाल है। और इस शैवाल की जो कोशिकाएं होती है वह अनियमित आकृति की होती हैं। इससे बेलनाकार हो सकती है, बहुभुजी हो सकती है या आयताकार आकृति की हो सकती है। तो यह अनियमित आकृति की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ इसका थैलस होता है। अनियमित आकृति की इसमें कोशिकाएं पाई जाती है। किसी में आयताकार मिलेगी, किसी और स्पीसीज में बेलनाकार कोशिकाएं मिलेगी, और किसी और में जो भुजीय कोशिकाएं होती है वह हमें देखने को मिलेगी। अब जो कोलियोकिटेसी है ये कहाँ पर पाया जाता है? तो हमने देखा क्लोरोफाइसी का मेंबर है, तो कहाँ पर पाया जाएगा? स्वच्छ या अलवणीय जल में यह हमें देखने को मिलेगा। कहाँ पर पाया जाता है? स्वच्छ या अलवणीय जल में, मतलब खारे जल में यह नहीं पाया जाएगा। कहाँ पर पाया जाएगा? स्वच्छ या अलवणीय जल में पाया जाने वाला बहुकोशिकीय हरे रंग का यह शैवाल है। और इस शैवाल की जो कुछ जातियाँ हैं जो कि दूसरे पादप के ऊपर पाई जाती है, जैसे वाटर बॉडीज में जो अनदर प्लांट्स है, जैसे हाइड्रा की बात करें हम, ट्रापा की बात करें, हाइड्रा, ट्रापा, पॉलीगोनम, इन पादपों के ऊपर कोलियोकिटेसी की जो जातियां हैं या कोलियोकीट हैं, इसकी कुछ स्पीसीज इन पादपों के ऊपर पाई जाती हैं। मतलब कोलियोकीट की जो अधिकांश जातियां हैं वह कैसी प्रकृति की हैं? अधिपादपीय प्रकृति की है। मतलब कुछ जातियां एपिफाइट्स के रूप में पाई जाती हैं। इसके बाद हम बात करें कि कोलियोकिटेसी की या कोलियोकीट की जो कुछ अनादर जो जातियां हैं, वह जो कारा जो जीनस है या जो कारेल्स जो गण हैं उसके शैवालों के अंदर पाई जाती है, उन शैवालों की कोशिकाओं में पाई जाती है। जैसे कोलियोकीट नाइटेलेरम की बात करें तो वह कहाँ पर पाई जाती है? एक शैवाल जो कारेल्स के अंदर आता है नाइटेला, उसके अंदर कोलियोकीट नाइटेला पाया जाता है। या कारा के जो कोशिकाएं हैं
वहाँ उन कोशिकाओं के अंदर कोलियोकीट की कुछ स्पीसीज हमें देखने को मिलेगी। मतलब कोलियोकीट की जो कुछ जातियाँ होती है वह कैसी होती हैं, अंतःपादपी होती हैं। मतलब कोशिकाओं के अंदर पाई जाती है और वहीं से ही वह पोषण लेने का कार्य करती है। इसी कारण कोलियोकीट की कुछ जातियाँ अंतःपादपी होती है। और अंतःपादपी क्यों है, कोलियोकीट की जो कुछ स्पीसीज है वह कारा के अंदर या नाइटेला जो शैवाल है, जो कि कारेल्स गण का शैवाल है, उसकी कोशिकाओं में पाई जाती है। इसी कारण इसको अंतःपादपी जाति कहा जाता है। इसके बाद हम कोलियोकीट की कुछ स्पीसीज की बात करें तो कुछ स्पीसीज जो इम्पोर्टेंट स्पीसीज है वह है, एक तो कोलियोकीट स्कूटेटा और सेकंड है कोलियोकीट पल्विनेटा। इसके अलावा कोलियोकीट डाइवर्जेंस भी जाति है जो कि अर्थ पर पाई जाती है। तो ये कि हमने इसके क्लासिफिकेशन की, इसके डिस्ट्रीब्यूशन की तथा इसके नॉर्मल कैरेक्टर्स की। अब इसके बाद इसके थैलस की अगर संरचना की बात करें तो कोलियोकीट का जो थैलस होता है वह कैसा होता है, विषम तंतु की प्रकार का या हेटेरोट्राइकस प्रकार का इसका थैलस होता है। विषम तंतुकी का मतलब कोलियोकीट की कुछ जातियों में उदर तंत्र भी पाया जाएगा और श्यान तंत्र भी पाया जाएगा। अब उदर तंत्र का मतलब क्या है, इसकी जो शाखाएं हैं यह ऊपर की ओर उठकर एक गद्दी नुमा संरचना का निर्माण कर दे तो उसे ही उदर तंत्र कहा जाता है। या फिर इसके थैलस की कुछ शाखाएं नीचे की ओर एक पेरेनकाइमेटस डिस्क लाइक या पेरेनकाइमेटस थाली जैसी संरचना का निर्माण कर दे तो उसे श्यान तंत्र कहा जाता है, जिनको हम डायग्राम की सहायता से समझने वाले हैं। तो अगर इनके थैलस को देखा जाए तो जो आपको ये थैलस दिख रहा है ये कोलियोकीट की कौन सी स्पीसीज का है, तो यह है कोलियोकीट स्कूटेटा का थैलस है। किसका, यह कोलियोकीट स्कूटेटा। कैसा दिख रहा है, ये थाली नुमा या डिस्कोइड थैलस दिख रहा है क्योंकि इसमें उदर्व तंत्र का हासन है। मतलब उदर्व तंत्र इसमें नहीं पाया जाता, इसमें केवल कौन सा तंत्र मिलेगा आपको, श्यान तंत्र या पृथ्वी की सतह पर बिछा हुआ तंत्र मिलेगा। मतलब इसकी कोशिकाएं कैसी होती हैं, ऊपर की ओर वृद्धि नहीं करती, केवल पृथ्वी की सतह पर फैलकर या वाटर बॉडीज में फैलकर केवल एक पेरेनकाइमेटस डिस्क या पेरेनकाइमेटस थाली जैसी संरचना का निर्माण करती हैं। मतलब शाखाएं ऊपर की ओर नहीं फैलेगी और इस प्रकार फैलकर ये एक थाली नुमा संरचना का निर्माण कर देती हैं। और इन थाली नुमा संरचना है की ही जो कुछ कोशिकाएं होती हैं उनसे यहाँ पर ऐसे लंबे लंबे धागे नुमा संरचनाएं निकली रहती है जिन्हें प्रोटोप्लाज्मिक प्रवर्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें, प्रोटोप्लाज्मिक प्रवर्ध, क्योंकि इन कोशिकाओं से कुछ प्रोटोप्लाज्मिक जो रोम होते हैं वो बाहर की ओर या ऊपर की ओर उठे हुए रहते हैं जिन्हें प्रोटोप्लाज्मिक हेयर कहा जाता है। और प्रोटोप्लाज्मिक हेयर या इन्हें क्या कहा जाता है, सीटा कहा जाता है। इसके बाद इसका अगर हम रंगीन डायग्राम की बात करें तो रंगीन डायग्राम इस प्रकार का दिखाई देता है जिसमें एक तो पटलित क्लोरोप्लास्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर एक पटलित क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि कोशिका भित्ति से चिपका हुआ रहता है। इसमें केंद्रक होता है जिसमें और कोशिका के अंदर बहुत सारे जो डबल मेम्ब्रेनस जो सेल ऑर्गेनिल है, मतलब द्विझिल्ली तो कोशिकांग वो यहाँ पर पाए जाते हैं और कुछ कोशिकाओं से सीटा या प्रवर्ध निकले हुए रहते हैं। इसी प्रकार हम इसके और डायग्राम को स्टडी करते हैं और उनको भी समझते हैं। जैसे ये आपको यहाँ पर जो ये दोनों ही डायग्राम दिख रहे हैं, यह तो है कोलियोकीट स्कूटेटा का और यह है कोलियोकीट पल्विनेटा का। अब पहले हम बात करते हैं कोलियोकीट पल्विनेटा की। अब जो कोलियोकीट पल्विनेटा है इसमें सबसे विकसित प्रकार का विषम तंतुकी थैलस पाया जाता है। मतलब जो विषम तंतुकता का जो सबसे विकसित रूप में दिखाई देगा वो किस में दिखाई देगा, कोलियोकीट पल्विनेटा में दिखाई देगा, क्योंकि इसमें उद्रव तंत्र भी पाया जाता है और थोड़ा बहुत मात्रा में श्यान तंत्र भी पाया जाता है। इसी कारण कोलियोकीट की जो पल्विनेटा जो जाति होती है उसमें विषम
तक का सबसे विकसित रूप देखने को मिलता है। जबकि जो कोलियोकीट स्कूटेटा होती है इसमें तो केवल एक पेरेनकाइमेटस डिस्कोइड थैलस ही होता है, मतलब इसकी कोशिकाएं ऊपर की ओर उठकर या बेलनाकार शाखाओं का निर्माण नहीं करेगी, केवल नीचे की सतह पर व्यवस्थित होकर एक थाली नुमा संरचना का निर्माण करेगी, जिसे डिस्कोइड थैलस या थाली नुमा थैलस कहा जाता है। और ये केवल इसी प्रकार का हमें दिखाई देगा और इसकी कोशिकाओं से ये जो तंतु रूपी जो आउटग्रोथ है या प्रोटोप्लाज्मिक जो प्रवर्ध है या जिन्हें हम सिटा कहते हैं वो निकले हुए रहते हैं। जबकि यहाँ पर जो बेलनाकार जो शाखाएं होती हैं वो ऊपर की ओर वृद्धि करके गद्दी नुमा संरचना का निर्माण करती हैं, जिसे कुशनोइड थैलस या गद्दी नुमा थैलस भी कहा जाता है। जैसे यहाँ की कोशिकाएं ऊपर की ओर उठ गई और इन्होंने बेलनाकार कोशिकाओं का निर्माण करते हुए बहुत सारी शाखाओं का निर्माण किया है और ये शाखाएं आपस में जुड़ती हुई एक गद्दी नुमा संरचना का निर्माण करेगी, जिसे कुशनोइड थैलस या गद्दी नुमा थैलस कहा जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो कोलियोकीट का जो थैलस है वह दो प्रकार का हमें देखने को मिलता है, एक तो थाली नुमा या डिस्कोइड थैलस और एक है गद्दी नुमा या कुशनोइड थैलस। तो दोनों ही प्रकार के थैलस हमें देखने को मिलते हैं और विषम तंतु का सबसे विकसित रूप में कोलियोकीट पल्विनेटा में पाई जाती हैं। इसी प्रकार कोलियोकीट डाइवर्जेंस की भी अगर हम बात करें तो उनमें भी उदर तंत्र विकसित अवस्था में दिखाई देता है, तो थोड़ा बहुत श्यान तंत्र भी होता है। परंतु जो कोलियोकीट स्कूटेटा है इसमें केवल हमें श्यान तंत्र या नीचे बिछा हुआ कोशिका ही दिखाई देगी, ऊपर उठी हुई शाखाएं यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो कोलियोकीट स्कूटेटा में सर्वाधिक विकसित प्रकार का डिस्कोइड थैलस या थाली नुमा थैलस पाया जाता है, जबकि कोलियोकीट पल्विनेटा में विषम तंतु का सबसे विकसित रूप में हमें देखने को मिलती है। इसके बाद इसके थैलस की और संरचनाओं की हम बात करें तो यह है वापस से कोलियोकीट पल्विनेटा का थैलस, जो कि विषम तंतुता का सबसे विकसित रूप है। इसमें थोड़ा बहुत श्यान तंत्र भी है और उदर तंत्र भी है, इसी कारण विषम तंतु का सबसे विकसित रूप में इसी में ही हमें देखने को मिलेगी। अब इसकी ही जो बेलनाकार जो कोशिकाएं हैं इनके शीर्ष भाग की कोशिकाओं में रिप्रोडक्शन के समय क्या होगा, oogoनियम या अंडदानी का निर्माण भी होगा और पुंदानी मतलब एंथ्रेडियम का निर्माण भी होगा। और इसकी जो कोशिकाएं होती है वह कैसी होती है, बेलनाकार आकृति की होती है, जबकि हमने जो थाली नुमा थैलस देखा था उसकी कोशिकाएं लगभग आयताकार आकृति की या बहुभुजीय आकृति की हमें दिखाई देती हैं। तो कोशिकाओं की संरचनाओं को भी हमें ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करें कि जो कोलियोकीट है इसकी जो कोशिका है वह कोशिका किस प्रकार की होती है, कौन कौन से ऑर्गेनिल कोशिका के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर कोशिका की संरचना की बात की जाए तो कोशिका कैसी है, यूकैरियोटिक प्रकृति की है, क्योंकि क्लोरोफाइसिका का मेंबर है तो कोशिका कैसी होगी, यूकैरियोटिक प्रकृति की होगी। और यूकैरियोटिक का मतलब आप जानते हो जितने भी जो द्विझिल्ली युक्त कोशिकांगे वह कोशिका में पाए जाएंगे। केंद्रक सुविकसित होगा, केंद्रक के अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स हमें देखने को मिलेंगे। साथ ही इसमें क्या होगा, एक क्लोरोप्लास्ट होगा जो कि वित्तीय पटलित प्रकार का होगा, जिन्हें पटलित क्लोरोप्लास्ट या वित्तीय पटलित क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक भी कहा जाता है। तो अगर कोशिका की संरचना की बात करें तो कोशिका में सबसे जो आउटर मोस्ट जो परत होती है वो होती है कोशिका भित्ति। अब जो कोशिका भित्ति होगी वह किससे मिलकर बनी हुई होती है, सेलुलोज से मिलकर बनी हुई होती है। तो कोशिका भित्ति सेलुलोज से मिलकर बनी हुई होती है। इसके पश्चात कोशिका झिल्ली होती है जो कि लिपिड प्लस प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। फिर कोशिका के अंदर बहुत सारा जीव द्रव्य पाया जाता है, जिसमें परिधि की ओर यहाँ पर एक पटलित क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जो कि कोशिका भित्ति से चिपका हुआ रहता है। इसी कारण इसे वित्तीय पटलित क्लोरोप्लास्ट या वित्तीय पटलित हरित लवक भी कहा जाता है। यहाँ पर एक केंद्रक होगा जो कि सुविकसित प्रकार का, जिसमें केंद्रक झिल्ली केंद्रिका सभी संरचनाएं हमें देखने को मिलेगी और बाकी जितने भी जो कोशिकांगे वह हमें देखने को मिलेंगे। इसमें कुछ मात्रा में पायरिनोइड्स भी हमें देखने को मिलेंगे जो कि स्टार्च से आच्छिद्र रहते हैं। कोशिका में संचित भोज्य पदार्थ स्टार्च के रूप में संग्रहित
रहता है। तो ये थी कोशिका की संरचना। और कोशिका अलग अलग थैलस में अलग अलग संरचना की या अलग अलग आकृति की होगी। जैसे कोलियोकिट पल्विनेटा में यह बेलनाकार आकृति की होती है, कोलियोकिट स्कूटेटा में थोड़ा आयताकार आकृति की होती है। तो कोशिका की जो संरचना है वह यहाँ पर फिक्स नहीं है, अलग अलग थैलस में अलग अलग आकृति की हमें देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद अगर हम कोलियोकिट में जनन की बात करें तो कोलियोकिट में जनन हमें तीनों ही प्रकार का देखने को मिलता है। एक तो कायिक जनन, एक अलैंगिक जनन और एक है लैंगिक जनन। तो पहले हम बात करते हैं कायिक जनन की। अब कायिक जनन किसके द्वारा होगा? तो कायिक जनन इसमें होता है विखंडन विधि के द्वारा। कौन सी विधि के द्वारा देखने को मिलेगा कायिक जनन? विखंडन विधि के द्वारा देखने को मिलेगा। जिसे कोलियोकिट का अगर यह थैलस किसी दुर्घटनावश या किसी जलीय जंतु के द्वारा इसकी शाखाओं को यहाँ से नष्ट कर दिया जाता है या इसकी शाखाओं को यहाँ से अलग कर दिया जाता है, तो जो ये शाखाएं हैं इनकी कोशिकाएं वापस से विकसित होकर न्यू थैलस का या न्यू जो कोलियोकिट का थैलस है उसका निर्माण कर सकती है। तो इस प्रकार विखंडन विधि द्वारा हमें इस जनन देखने को मिलेगा। इसके बाद होता है इसमें अलैंगिक जनन। अब जो अलैंगिक जनन होता है ये हमें दो प्रकार से देखने को मिलेगा। एक तो होता है इसमें चल बीजाणु द्वारा और एक होता है अचल बीजाणु द्वारा। अब जो चल बीजाणु द्वारा अलैंगिक जनन होता है वह होता है इनमें अनुकूल परिस्थितियों में। अब अनुकूल परिस्थितियों में कैसे होगा इनमें चल बीजाणु द्वारा जनन? तो चल बीजाणु से मतलब है इनकी कोशिकाओं के अंदर क्या बनेगा? चल बीजाणु बनेगा, जिसे हम चल बीजाणुदानी कहेंगे। और जिस कोशिका में चल बीजाणु का निर्माण होगा उसे तो क्या कहेंगे? चल बीजाणुदानी। और चल बीजाणुदानी जिस कोशिका के अंदर बनेगी या जिस कोशिका के रूपांतरण से बनेगी उसे चल बीजाणुदानी मात्र कोशिका कहेंगे। तो यहाँ पर जो चल बीजाणु का निर्माण होगा, अब हमने थैलस की संरचना देखी, जैसे एक तो थालीनुमा थैलस देखा और एक देखा हमने डिस्कोइड जो थैलस एक तो थालीनुमा थैलस देखा और एक हमने कोलियोकिट पल्विनेटा का थैलस देखा जिसमें विषम तंतुका सबसे विकसित रूप में पाई जा रही थी, जिसे हमने गद्दी रूपी थैलस या कुशनोइड थैलस कहा है। अब दोनों ही प्रकार के थैलस की कौन सी कोशिकाएं चल बीजाणु द्वारा जनन करेगी? तो अगर हम कोलियोकिट स्कूटेटा की बात करें जिसमें थालीनुमा या डिस्कोइड थैलस पाया जाता है, तो उसमें उसकी जो मार्जिन्स की कोशिकाएं होती है, जो ये थैलस था इसकी जो परिधीय भाग की या जो मार्जिन्स की जो कोशिकाएं होती हैं वह कोशिकाएं किसका निर्माण कर सकती है? चल बीजाणुदानी का निर्माण कर सकती हैं। और जो कोशिका चल बीजाणुदानी का निर्माण करेगी उसे क्या कहेंगे हम? चल बीजाणुदानी मात्र कोशिका। और चल बीजाणुदानी मात्र कोशिका में धीरे धीरे क्या होता है? जीव द्रव्य में वृद्धि होती है। क्या होती है? इनकी कोशिकाओं के जीव द्रव्य में वृद्धि होती है, जिसके कारण ये कोशिकाएं थोड़े बड़े आकार की हो जाती हैं। और बड़े आकार की होने के पश्चात इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है चल बीजाणुदानी या जू स्पोरेंजियम। क्या कहेंगे? चल बीजाणुदानी या जू स्पोरेंजियम इन्हें कहेंगे। फिर कुछ समय पश्चात जू स्पोरेंजियम या चल बीजाणुदानी का जो एक केंद्रकीय युक्त जो जीव द्रव्य था वह किस में रूपांतरित हो जाता है? एक चल बीजाणु के रूप में रूपांतरित हो जाता है। और जो यह चल बीजाणु होगा यह एक केंद्रक युक्त होगा, इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। और चल बीजाणु है तो इसमें क्या पाई जाएगी? दो प्रतोद कशाभिकाएं या दो चिकनी कशाभिकाएं पाई जाएगी। परंतु इस चल बीजाणु में जो ध्रुव बिंदु या आई स्पॉट होता है वह यहाँ पर एब्सेंट होगा। फिर यहाँ पर किसी कारणवश यहाँ की जो कोशिका भित्ति है वह यहाँ से फट जाएगी या यहाँ पर छिद्र का निर्माण हो जाएगा, जिसके कारण जो ये चल बीजाणु बना है वो बाहर वाटर में रिलीज हो जाएगा। फिर वाटर में वह तैरता हुआ रहता है और कुछ समय पश्चात किसी स्थान पर अपनी कोशिकाओं को अपनी कशाभिकाओं को त्याग देता है।
तथा वह कैसा हो जाता है, कशाभिकाहीन हो जाता है। और कशाभिकाहीन होने के पश्चात वह किसी स्थान पर अटैच होकर वहां पर क्या करेगा, एक अनुप्रस्थ विभाजन करेगा। अनुप्रस्थ विभाजन के दौरान एक तो बनेगी अपर सेल और एक बनेगी लोअर सेल। अगर हम थालीनुमा थैलस की बात करें तो अपर सेल किसका निर्माण करेगी, एक लंबे सीटी का या जो प्रोटोप्लाज्मिक प्रवर्ध है उसका निर्माण करेगी, जबकि जो लोअर सेल है इसमें बार बार अनुदैर्ध्य विभाजन होकर थालीनुमा संरचना का निर्माण होता जाएगा। जबकि अगर हम गद्दी रूपी थैलस की बात करें या कुशनोइड थैलस की बात करें तो कुशनोइड थैलस की कौन सी कोशिका यहाँ पर चल बीजाणुदानी मात्र कोशिका के रूप में कार्य करेगी, तो उसके जो शीर्ष भाग की या उसकी जो शाखाओं की जो कोशिका है वह चल बीजाणुदानी मात्र कोशिका के रूप में कार्य करेगी और उसमें क्या बनेगा, चल बीजाणु बनेगा। और उस प्रकार जो सारी प्रोसेस है वह इसी प्रकार होगी, परंतु यहाँ पर जो विभाजन होगा वह कैसा होगा, यहाँ पर जो पहला जो विभाजन होगा वह कैसा होगा, वह एक लंबवत विभाजन होगा जिसके कारण दो कोशिकाओं का निर्माण होगा, एक तो इधर की और एक इधर की। फिर इन दोनों ही कोशिकाओं में वापस से विभाजन होगा जिसके कारण एक थालीनुमा संरचना का निर्माण होगा या अलग अलग शाखाओं का निर्माण होगा। फिर इन शाखाओं से भी कुछ ऊपर की ओर विभाजन होंगे जिसके कारण क्या बनेगा, गद्दी रूपी थैलस बनेगा। तो दोनों ही तंत्र इसमें विकसित हो जाएंगे, जबकि थालीनुमा जो थैलस होता है इसमें केवल जो श्यान तंत्र है वही विकसित होगा और श्यान तंत्र की जो कुछ कोशिकाएं हैं वहां से प्रोटोप्लाज्मिक प्रवर्ध निकलेंगे। तो इस प्रकार चल बीजाणु के द्वारा जनन संपन्न होता है। इसके बाद जो दूसरा अलैंगिक जनन है वह है अचल बीजाणु द्वारा या एप्लानोस्पोर, मतलब अचल बीजाणु द्वारा, मतलब इनमें क्या होगा, इन जो बीजाणु बनेंगे इनमें कशाभिकाएं नहीं होगी। अब जो अचल बीजाणु जो बनते हैं ये कब बनते हैं, तो ये बनते हैं प्रतिकूल परिस्थितियों में, जबकि जो चल बीजाणु बने थे ये कब बने थे, अनुकूल परिस्थितियों में। तो प्रतिकूल परिस्थितियों में थैलस की कोई भी मार्जिन्स की कोशिका या कोई सा भी जो थैलस हो उसकी कोशिका यहाँ पर मात्र कोशिका के रूप में कार्य करेगी, जिन्हें अचल बीजाणुदानी मात्र कोशिका कहेंगे। फिर उसमें का जीव द्रव्य एकत्रित हो जाएगा, उसे चल बीजाणुदानी कह देंगे। फिर जो चल बीजाणुदानी का जो जीव द्रव्य है एक केंद्रक युक्त, और किस में रूपांतरित हो जाएगा, चल बीजाणु में रूपांतरित, अचल बीजाणु में रूपांतरित हो जाएगा। यहाँ पर भी अचल बीजाणुदानी बनेगी और अचल बीजाणु इसके अंदर बन जाएगा। फिर यहाँ पर कशाभिकाएं नहीं होगी, फिर इस बीजाणु में क्या होगा, विभाजन की प्रोसेस होगी जिसके कारण वापस से न्यू थैलस का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार इनमें अलैंगिक जनन हमें देखने को मिलता है। इसके बाद जो जनन पाया जाता है कोलियोकीट में वह है लैंगिक जनन। कौन सा जनन, लैंगिक जनन। अब जो लैंगिक जनन होता है वह कोलियोकीट में सबसे एडवांस प्रकार का हमें देखने को मिलता है। लैंगिक जनन कैसा देखने को मिलेगा हमें, एडवांस प्रकार का, मतलब अंड युग्मकी या विषम युग्मकी प्रकार का हमें लैंगिक जनन देखने को मिलेगा। इस दौरान क्या होगा, इसमें एक तो पुंदानी का निर्माण होगा और एक अंडदानी का निर्माण होगा। किस किस का निर्माण करना पड़ेगा, पुंदानी और वह अंडदानी। और यहाँ पर जो अंडदानी बनेंगी इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कार्पोगोनियम। कोलियोकीट में जो अंडदानी बनेगी उसे कार्पोगोनियम कहा जाता है, जबकि कारा के अंदर जो अंडदानी थी उसे क्या कहा था हमने, न्यूक्यूल कहा था, और कारा के अंदर पुंदानी को ग्लोब्यूल्स कहा था। अब यहाँ पर पुंदानी को तो पुंदानी कहेंगे, परंतु जो अंडदानी है इसे क्या कहा जाता है, कार्पोगोनियम कहा जाता है। और अंडदानी के अंदर क्या बनेगी, एक ही एग सेल बनेगी या अंड कोशिका बनेगी जो कैसी होगी, अचल प्रकृति की होगी और अंडदानी के अंदर ही रहेगी। जबकि पुंदानी के अंदर क्या बनेगा, एक पुंबड़ू, एक पुंदानी के अंदर एक पुंबड़ू बनेगा जो कि द्विकशाभिका युक्त व नासपति नुमा होगा।
अब ये पोमणु अंडदानी के अंदर जाएगा और वहाँ पर एक सेल को निषेचित करके क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। तो यहाँ पर एक सेल का निर्माण केवल एक ही है, वह भी अचल प्रकृति का है, और एक सेल यहाँ पर सबसे बड़ी है। इसी कारण जो यहाँ पर जो लैंगिक जनन है वह कैसा है, एडवांस अंड युग्मकी या एडवांस विषम युग्मकी प्रकार का लैंगिक जनन है। अब जो पुंदानी और अंडदानी का जो निर्माण होगा उसके आधार पर कोलियोकीट की जो जातियाँ होती हैं वह एक लिंगाशयी भी हो सकती हैं और उभय लिंगाशयी भी हो सकती हैं। मतलब अंडदानी का निर्माण और पुंदानी का निर्माण अलग अलग थैलस पर भी हो सकता है, जिसे तो हम क्या कहेंगे, एक लिंगाशयी या डायोसियस। इसी प्रकार अंडदानी और पुंदानी एक ही थैलस की अलग अलग शाखाओं पर या एक ही शाखा पर बन सकती हैं, तो उसे क्या कहेंगे हम, उभय लिंगाशयी या मोनोसियस थैलस कहेंगे। इस आधार पर भी हम इन्हें बांट सकते हैं। अब जो अंडदानी और जो पुंदानी बनेंगी वह थैलस में कहाँ पर या कौन सी शाखा पर बनेंगी, तो अगर हम कोलियोकीट स्कूटेटा की मतलब डिस्कोइड थैलस की बात करें तो डिस्कोइड थैलस में तो कहाँ पर बनेगी, मार्जिन्स की जो कोशिकाएं होती हैं या फिर थोड़े आंतरिक भाग की जो कोशिकाएं होती हैं वहाँ की कोशिकाएं किसके रूप में रूपांतरित हो जाती है, पुंदानी या अंडदानी के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं। परंतु अगर हम उदरव थैलस की बात करें, जैसे कोलियोकीट पल्विनेटा की बात करें, तो कोलियोकीट पल्विनेटा में जो पुंदानी का निर्माण होता है वह एक समूह में होता है, और कोलियोकीट की जो उदर्ग शाखाएं थी यहीं पर क्या बनती हैं, पुंदानी बनती है, जो कि ऐसी त्रिकोणाकार या शंकुनुमा आकृति की संरचना होती है, और इनका निर्माण एक श्रृंखला में होता है। मतलब 4 से 5 जो पुंदानियाँ होती हैं वह एक साथ यहाँ पर हमें बनती दिखाई देती है और शीर्ष भाग पर बनेगी। परंतु अगर अंडदानी का निर्माण हो जाए तो ये पार्श्वीय भाग में भी स्थानांतरित हो सकती है। तो देखते हैं किस प्रकार इनका निर्माण व कहाँ पर होता है। तो अगर हम पुंदानी की बात करें तो पुंदानी का जो निर्माण होगा वह कहाँ पर होगा, जो उदरवत जो थैलस होता है, कौन सा थैलस, उदरव जो तंतु होता है, थैलस का जो उदरव तंतु होता है उसकी कोई जो शीर्ष कोशिका होती है वह पुंदानी के रूप में या एंथ्रेडिया के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं, और यहाँ पर पुंदानी का जो निर्माण होता है वह 3 से 4 के रूप में हो सकता है। इसी कारण जो पुंदानी का निर्माण होता है वह यहाँ पर एक श्रृंखला में माना जाता है। पुंदानी का जो कोशिका होगी वह कैसी होगी, थोड़ी शंकु रूपी होगी, और इस शंकु रूपी कोशिकाओं को क्या कहेंगे, हम पुंदानी कहेंगे। और इसका जो केंद्रक युक्त जो जीव द्रव्य होता है या जीव द्रव्य में जो केंद्रक पाया जाता है वह फिर रूपांतरित होकर किसका निर्माण करता है, एक पोमणु का या एक एंथ्रेजोइड का निर्माण करता है। मतलब एक पुंदानी के अंदर एक ही पोमणु यहाँ पर बनेगा, जो कि फिर बाद में गोलाकार आकृति धारण कर लेता है। इसमें 2 कशाभिकाएं उपस्थित होती हैं और इसमें कुछ न कुछ मात्रा में हरित लवक पाया जाता है, जिसके कारण ये थोड़े ग्रीन कलर्स का में दिखाई देता है। इसी प्रकार जो अंडदानी का निर्माण होता है वह भी कहाँ पर होगा, इस शाखा के तंतु रूपी जो शाखा है इसकी जो शीर्ष भाग की जो कोशिकाएं होती हैं उसी के ऊपर इसका निर्माण होगा, और इसकी कोशिका कैसी हो जाएगी, थोड़ी फ्लास्क आकृति की हो जाएगी। और स्त्रीदानी या अंडदानी का जो ऊपरी जो भाग होता है वह नुकीली संरचना के रूप में पाया जाता है, जिसे ट्राइकोगाइन कहा जाता है। और ट्राइकोगाइन का जो आधारी जो फूला हुआ जो भाग होता है उसे कहा जाता है अंडदानी या ओगोनियम कहा जाता है। इसके अंदर केंद्रक युक्त जीव द्रव्य होता है, जीव द्रव्य की मात्रा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके पश्चात जो इसका जो जीव द्रव्य केंद्रक युक्त जीव द्रव्य है वह किसके रूप में रूपांतरित हो जाएगा, यहाँ पर एक एग के रूप में रूपांतरित हो जाएगा। और इसी के साथ हमने देखा ट्राइकोगाइन जो कि नुकीला भाग होता है, ट्राइकोगाइन के शीर्ष भाग पर यहाँ पर एक छिद्र जैसी संरचनाएं हमें देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार इनमें पुंदानी और अंडदानी का निर्माण होता है। पुंदानी के अंदर क्या बनेगा, पोमड़ो बनेगा, और अंडदानी जिसे हम कार्पोगोनियम कहते हैं उसके अंदर एक सेल का निर्माण होगा। जैसे ही पोमड़ो यहाँ से रिलीज होगा वह अंड उसी दौरान यहाँ पर कार्पोगोनियम टूट जाती हैं और उसके छिद्र से यहाँ पर एक पोमड़ो प्रवेश कर जाएगा और वह एक सेल को निषेचित करके किसका निर्माण कर देता है, यहाँ पर जाइगोट का निर्माण कर देता है। फिर धीरे धीरे जाइगोट बना है किसके अंदर बना है, अंडदानी के अंदर बना है। ट्राइकोगाइन यहाँ से हटी जाएगी कुछ समय पश्चात, फिर जाइगोट
के नीचे की जो कोशिकाएं हैं वह ऊपर की ओर वृद्धि करके जाइगोट को चारों ओर से घेर लेती हैं। इस प्रकार जो जाइगोट है वह गद्दी नुमा जो कोशिकाएं हैं उनसे ढक जाता है, और उनसे ढकने के पश्चात क्या होगा, वह जो जाइगोट है वह हमें स्पर्मों का यहाँ पर क्या होगा, अंडदानी का और यहाँ पर पुंदानी का निर्माण हो जाएगा। वैसे अगर देखा जाए तो अंडदानी का निर्माण एकल होता है, मतलब एक की संख्या में होगा, जबकि पुंदानी जो बनती है वो यहाँ पर श्रृंखला में या चेंज के रूप में बनती है। और अंडदानी से यहाँ पर कुछ पार्श्वीय शाखाएं निकलती है जो कि पुंदानी के रूप में यहाँ पर रूपांतरित हो सकती है। तो या तो अंडदानी और पुंदानी एक ही शाखा के ऊपर बन जाती है। अगर एक ही शाखा पर बनती हैं तो शीर्ष भाग पर क्या बनती है, अंडदानी बनती है, परंतु इसके निचले भाग की जो शाखाएं हैं यहाँ पर क्या करती है, पुंदानी का निर्माण कर देती है, जिसके कारण जो अंडदानी बनी है यह थोड़ी पार्श्विक हमें या पार्श्वीय भाग में हमें प्रतीत होती है, या फिर अलग अलग शाखाओं पर हो रहा है या अलग अलग तंतुओं पर हो रहा है तो अलग अलग ही बनेगी और शीर्ष भाग पर हमें दिखाई देती हैं। अब जो पुंदानी होती है इसमें क्या होगा, एक पुमणु का निर्माण होगा, जबकि अंडदानी होगी या जो कार्पोगोनियम होगी, अगर उसकी संरचना देखी जाए तो संरचना में ऊपरी शीर्ष भाग क्या है, ट्राइकोगाइन है जो कि त्रिकोणा है, और ट्राइकोगाइन के ऊपर यहाँ पर जब एक सेल परिपक्व हो जाती है तो यहाँ पर छिद्र का निर्माण हो जाता है, या इसका जो शीर्ष भाग होता है यहाँ से थोड़ा सा टूट जाता है, जिसके द्वारा यहाँ पर पुमणु प्रवेश करता है। और ट्राइकोगाइन का जो आधारी है, ये जो खुला हुआ भाग है, इसमें क्या उपस्थित होती है, एक एग सेल उपस्थित होती है। जब भी एक सेल परिपक्व होगी तब पुमणु यहाँ से आएंगे, क्योंकि ट्राइकोगाइन के शीर्ष भाग के द्वारा कुछ जैव रासायनिक पदार्थ स्त्रवित किया जाता है, या कुछ जैव रासायनिक पदार्थ की कुछ जो ड्रॉप्स होती है वो स्त्रवित की जाती है, जिससे पुमणु आकर्षित होगा और यहाँ पर आ जाएगा। फिर इस ट्राइकोगाइन के माध्यम से वह यहाँ पर प्रवेश करेगा एक पुमणु, और एक सेल को फर्टिलाइज कर यहाँ पर जाइगोट का निर्माण कर देगा। यहाँ पर जाइगोट जब बनेगा तो जाइगोट बनने के पश्चात जो ये ट्राइकोगाइन है ये अपने आधारीय भाग से टूट जाती हैं और केवल ये संरचनाएं यहाँ पर रह जाती है, जिसे हम अंडदानी में स्थित जाइगोट कहते हैं। मतलब जाइगोट कहाँ पर होगा, कार्पोगोनियम का जो आधारीय भाग है अंडदानी है उसमें जाइगोट उपस्थित होगा। जैसे ही ट्राइकोगाइन यहाँ से हटती है तो कार्पोगोनियम के जो आधारीय भाग की जो यहाँ की जो ये कोशिकाएं हैं ये इस कार्पोगोनियम को या इस जाइगोट को चारों ओर से घेर लेती हैं और इसके चारों ओर एक आभासी मृदुत्कीय आवरण का निर्माण कर देती हैं, क्योंकि इसकी कोशिकाओं आधारित कोशिकाओं में क्या होगा, कोशिका विभाजन होगा, जिसके कारण बहुत सारी कोशिकाएं बनेगी जो कि जाइगोट को चारों ओर से घेर लेगी और इसके चारों ओर आभासी मृदुत्कीय आवरण का निर्माण कर देगी। अब इस संरचना को क्या कहा जाता है, इस संरचना को कहा जाता है स्पर्मो कार्प या बीजाणु फलिका। अब जैसे ही इसके चारों ओर जाइगोट के चारों ओर आभासी मृदुत्कीय आवरण बनेगा, इसका संबंध थैलस के तंतु से टूट जाता है तथा यह स्पर्मोकार्प यहाँ से टूटकर कहाँ पर आ जाता है, वाटर के अंदर आ जाता है या जल में आ जाता है। फिर जल में किसी स्थान पर यह रुक जाएगा और जल के अंदर आने के पश्चात इसका जो द्विगुणित केंद्रक है इसमें सर्वप्रथम तो क्या होगा, एक अर्धसूत्री विभाजन होगा और उसके बाद कम से कम 2 से 3 समसूत्री विभाजन होते हैं, जिसके कारण यह जो संरचना है स्पर्मोकार्प, इसके अंदर क्या होगा, लगभग 8 से 32 जीव द्रव्य खंडों का निर्माण होगा और जो प्रत्येक जीव द्रव्य खंड है वो किसका निर्माण करेगा, एक मियोजू स्पोर का निर्माण करेगा और जो प्रत्येक मियोजू स्पोर है वह इस स्पर्मोकार्प से मुक्त हो जाएगा और फिर किसी स्थान पर वह अपनी कशाबिकाओं को त्याग देगा। फिर उसमें डिवीजन होंगे, मियोजू स्पोर में जो कि कशाबिकाइन होगा उसमें डिवीजन होंगे, जिसके कारण न्यू थैलस का निर्माण होगा। और इन्हीं संरचनाओं को यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे यहाँ पर पुंदानी का निर्माण हो रहा है, पुंदानी के अंदर क्या बनेगा, एंथ्रेजोइड बनेगा। यहाँ पर अंडदानी है जो कि प्रारंभिक अवस्था में इस प्रकार बनती हैं, फिर इसमें ट्राइकोगाइन का निर्माण भी होता है और इसके अंदर एक सेल बन जाती है जिसे हम मैच्योर ओगोनियम कह देते हैं। फिर
ट्राइकोगाइन का शीर्ष भाग यहाँ से टूट जाता है, जिससे क्या होगा, पुंगणु इसके अंदर प्रवेश करेगा और यहाँ पर इसको निषेचित करके क्या कर देगा, जाइगोट का निर्माण कर देगा। फिर जो ये जाइगोट हैं, इसके आधारीय भाग की जो कोशिकाएं हैं, तंतु के आधारीय भाग की कोशिका, वह इसके चारों ओर क्या कर देगी, एक पेरेनकाइमेटा शीट यहाँ पर बना देगी, क्योंकि धीरे धीरे ट्राइकोगाइन का जो आधारीय भाग है या ट्राइकोगाइन भी यहाँ से हट जाएगी, केवल जाइगोट वाला पोर्शन रह जाएगा। फिर यहाँ पर जो इसका द्विगुणित केंद्रक युक्त जो जीव द्रव्य हैं, इसमें पहले तो अर्धसूत्रीय विभाजन होगा, जिसके कारण 4 जीव द्रव्य खंडों का निर्माण होगा। फिर समसूत्री विभाजन होगा और समसूत्री विभाजन भी यहाँ पर 2 से 3 हो सकते हैं। इस कारण जो कोशिकाएं बनेगी वह लगभग 8 से 32 कोशिकाएं या 8 से 32 जीव द्रव्य खंडों का निर्माण होगा, जो कि इस स्पर्मोकार्प के भीतर ही यहाँ पर रहेंगे। जैसे यहाँ पर जो ये जीव द्रव्य खंड हैं, ये यहाँ पर 832 जीव द्रव्य खंड हैं और प्रत्येक जीव द्रव्य खंड किसका निर्माण करेगा, मियोजू स्पोर का निर्माण करेगा, क्योंकि यहाँ पर जाइगोट में क्या हो चुका है, पहले अर्धसूत्री विभाजन हो चुका है, जिसके कारण यहाँ पर जो भी चल बीजाणु बनेगा उसे क्या कहेंगे हम, मियोजू स्पोर, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन से बना हुआ चल बीजाणु मियोजू स्पोर कहलाता है। फिर जो यह मियोजू स्पोर हैं, यह अपनी कशाभिकाओं को त्याग देगा, फिर इसमें डिवीजन की प्रक्रिया होगी। अगर थालीनुमा थैलस का निर्माण करना है तो पहले अनुप्रस्थ विभाजन होगा। अनुप्रस्थ विभाजन में ऊपरी कोशिका तो सीटा का निर्माण करेगी और आधारी कोशिका में अनुदैर्घ्य या लंबवत विभाजन के द्वारा थालीनुमा संरचना का निर्माण होगा। अगर बेलनाकार थैलस है, अगर विषम तंतु की थैलस है, मतलब जिसमें उदर तंत्र विकसित हैं, तो उसमें तो इस कशाभिकाहीन जो स्पोर है, इसमें क्या होगा, एक लंबवत विभाजन होगा, फिर इसकी कोशिकाओं में भी लंबवत विभाजन होते रहेंगे, जिसके कारण आधारीय भाग में या निचले भाग में शाखाओं का निर्माण होगा। फिर शाखाओं की कुछ कोशिकाएं से उदर तंतुओं का निर्माण होगा। तो इस प्रकार इसमें न्यू थैलस का निर्माण होता है। तो आज हमने कोलियोकीट की जो संरचना थी, थैलस की संरचना, जैसे एक तो गद्दी रूपी थैलस और एक है थालीनुमा थैलस, दोनों ही संरचनाओं को डिस्कस किया। इसका क्लासिफिकेशन, इसका डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी इंपॉर्टेंट जातियां, इसमें अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन को डिस्कस किया, तथा साथ ही स्पर्मोकारकों को भी देखा, जो कि लाल रंग की संरचना होती हैं, क्योंकि स्पर्मोकार्प में जो ये मृदुतकी कोशिकाओं का जो आवरण है, उसमें कुछ कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं, जो कि इन कोशिकाओं को लाल बनाने का कार्य करते हैं। मतलब जो स्पर्मोकार्प होता है वो कैसा होता है, लाल तथा हरे रंग की संरचना होती हैं। तो इसी के साथ हम इस सवाल को यहाँ पर समाप्त करते हैं, क्योंकि इसमें हमने लैंगिक जनन को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। और साथ ही जो यूनिट सेकंड है एल्गी की, उसमें हमने सारे ही 4 मेंबर को डिस्कस कर लिया है। तो यूनिट सेकंड आज आपके यहाँ पर कंप्लीट होती हैं। इसके बाद हम यूनिट थर्ड को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।